मंच पर उपस्थित मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी श्रीमान नित्यानंद राय जी, श्री अजय कुमार मिश्रा जी, भारत सरकार के युवा गृह राज्य मंत्री श्री निशीथ प्रामाणिक जी, भारत सरकार के गृह सचिव श्री अजय भल्ला जी, संजीव कुमार जी, सचिव राजभाषा विभाग डॉक्टर मीनाक्षी बेन, संयुक्त सचिव राजभाषा विभाग, आज इस सभागार में आए हुए सभी पुरस्कार विजेताओं, अनेक विभाग के कर्मचारी, सचिव महोदय और विशेषकर राजभाषा समिति के, संसदीय राजभाषा समिति के उपस्थित सभी सम्माननीय सदस्यगण, सांसदगण, पत्रकार मित्रों, आप सभी को हिंदी दिवस की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, हमने संविधान को जब स्वीकारा, इसके साथ ही 14 सितंबर 1949 के एक निर्णय को भी स्वीकार कर लिया कि इस देश की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। बहुत लंबी बहस के बाद यह निर्णय लिया गया था और ये बहस को कोई पढ़ेगा तो उसका मूल, उसका तत्व और निर्णय के पीछे का एक दूरदृष्टि दृष्टिकोण हमारे समझ में आता है कि कोई भी भारतीय भाषा का एक दूसरे से स्पर्धा नहीं है। सभी भारतीय भाषाएं एक दूसरे की पूरक है, एक दूसरे को बल देती है। और इसलिए हिंदी और देवनागरी को स्वीकार करने के साथ ही हमने स्थानीय भाषाओं को, सभी भाषाओं को स्वीकार करने का भी एक निर्णय लिया था। और आज देख रहे हैं, सुदूर दूर कहीं से भी, देश के किसी भी कोने से संसद सदस्य यहां आते हैं, अपनी भाषा में निश्चिंत होकर वो बोल सकते हैं। इनके संपूर्ण अनुवाद की, भावानुवाद की भी व्यवस्था यहां पर उपलब्ध है। वो हिंदी में भी बोल सकते हैं, अपनी भाषा में भी। और मुझे आनंद है कि अपने क्षेत्र के विकास की, अपने राज्य के विकास की उनकी जो पीड़ा है, उनका जो विजन है, उनके जो दृष्टिकोण है, उसकी अभिव्यक्ति वो अपनी भाषा में भी करते हैं, हिंदी में भी करते हैं। और एक गुणात्मक परिवर्तन 2014 से आपने देखा होगा कि भारतीय भाषाओं में बोलने वाले सांसदों की संख्या बहुत बढ़ी है। इसका मुझे बहुत बहुत आनंद है। 3 साल के हिंदी भाषा के लिए अलग अलग पुरस्कार, राजभाषा पुरस्कार, कोरोना महामारी के कारण हम इसका कार्यक्रम का आयोजन नहीं कर पाए थे। चाहे उत्कृष्ट लेखन के लिए गौरव पुरस्कार हो, सरकारी विभागों में हिंदी पर बल देने के लिए कीर्ति पुरस्कार हो, इसका वितरण इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि वो राजभाषा को बढ़ावा देने में बहुत बड़ा योगदान देता है। अच्छे शासन की यही पहचान है, जो अच्छी चीजें हैं उसको पुरस्कृत करे, जो बुरी चीजें हैं उसको दंडित करे या तो नेस्तनाबूद करे। और ये पुरस्कार जो होता है, कई लोगों को प्रेरणा देता है, कई लोगों को राजभाषा को बढ़ावा देने के लिए एक प्रेरणा मिलकर आगे बढ़ने का हौसला देता है। और इसलिए मैं जब यहां पर पुरस्कार दे रहा था, तब गैर हिंदी भाषी पुरस्कार विजेताओं को विशेष कर मैं बधाई देना चाहता हूं कि आपने जिस प्रदेश से आप आते हो, जिस प्रदेश से आप आते, उस प्रदेश की भाषा के साथ साथ राजभाषा को भी उस प्रदेश में पहुंचाने का एक बहुत अच्छा काम किया है।
कई बार अलग अलग प्रकार के विचार आते भी है, आने भी चाहिए, लोकतंत्र है। परंतु मैं इतना निश्चित फिर से एक बार कहता हूं, हिंदी की किसी स्थानीय भाषा से कोई मतभेद या अलग अलग अंतर विरोध नहीं है। हिंदी भारत की सभी भाषाओं की सखी है और वो सह अस्तित्व से ही आगे बढ़ सकती है। हमेशा 14 सितंबर हमारे लिए एक मूल्यांकन का दिन होता है कि हमने अपनी देश की भाषाओं के लिए क्या किया है, अपनी देश की भाषाओं और राजभाषा को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया है, उसके संरक्षण और संवर्धन के लिए क्या किया है, विशेषकर नई पीढ़ी के दिल में, नई पीढ़ी की बोलचाल में अपनी स्थानीय भाषाओं को गौरव दिलाने के लिए क्या किया है। एक इसका अंतर मूल्यांकन करने का दिन हिंदी दिन होता है। और मैं बार बार इसलिए कहता हूं कि स्थानीय भाषाओं को भी इस दिन पर इसका आंतरिक मूल्यांकन करना चाहिए, क्योंकि स्थानीय भाषाओं को भी हमने बल देना है। और आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो देश में एक समय आया था कि हमें ऐसा लगता था कि शायद भाषा की लड़ाई देश हार जाएगा, मगर मैं आज आपके सबके सामने विश्वास व्यक्त करता हूं कि लड़ाई कभी नहीं हारेंगे। युगों युगों तक भारत अपनी भाषाओं के अंदर ही अपनी अभिव्यक्ति करता है। कई सारे देश हारे हैं लड़ाई, मगर भारत झुकने वालों में से नहीं है। हम युगों युगों तक हमारी भाषाओं को संभाल कर रखेंगे, संजो कर रखेंगे, उसको लचीला भी बनाएंगे, लोक उपयोगी भी बनाएंगे और आगे भी बढ़ाएंगे। मित्रों, हम आजादी के 75 साल में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से आजादी के अमृत महोत्सव के जो प्रमुख लक्ष्य है, उसमें से एक लक्ष्य आत्मनिर्भर भारत का भी रखा है। मैं आज मन से पूरे देश के नागरिकों को कहना चाहता हूं कि आत्मनिर्भर शब्द सिर्फ उत्पादन के लिए नहीं है, वाणिज्यिक व्यवस्थाओं के लिए नहीं है। आत्मनिर्भर भाषाओं के बारे में भी हमने होना है, तभी जाकर आत्मनिर्भर भारत की कल्पना संभव है। भाषाओं के बारे में हम आत्मनिर्भर न बने तो आत्मनिर्भर भारत के कोई मायने ही नहीं रहे। जब हम हमारी आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तब 3 स्व ने बड़ा योगदान किया था: स्वदेशी, स्वभाषा और स्वराज। ये तीनों हमारे आजादी की लड़ाई के मूल स्तंभ थे। आजाद हो गए, स्वराज आ गया। मोदी जी ने स्वदेशी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा अभियान छेड़ा है। आत्मनिर्भर भारत इसी का उदाहरण है। और स्वभाषा को मजबूत करने का काम हम सब ने मिलकर, देश की नई पीढ़ी ने विशेषकर मिलकर करना पड़ेगा। और अब कोई संकोच रखने की जरूरत नहीं है, किसी लघुता ग्रंथि में रहने की जरूरत नहीं है। देश का प्रधानमंत्री दुनिया के उच्च से उच्च अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी हिंदी में बोलता है, अपनी भाषा में बोलता है, तो हमें किस चीज की चिंता? वो जमाना गया जब हिंदी बोलते थे तो होता था कि किस प्रकार से सामने वाला व्यक्ति मेरा मूल्यांकन करेगा। आपका मूल्यांकन आपके कामों के आधार पर ही होगा, आपकी क्षमताओं के आधार पर ही होगा, भाषा के आधार पर नहीं होगा। अन्यथा भी बोलचाल की भाषा से जो व्यक्तित्व का मूल्यांकन करते हैं, उनको ये नहीं मालूम है कि भाषा तो अभिव्यक्ति होती है। मूल चीज तो विचार है, मूल चीज बुद्धिमत्ता है, मूल चीज कर्मठता है और मूल चीज निष्ठा है। मूल्यांकन के आधार तो ये बिंदु होने चाहिए।
भाषा तो सिर्फ अभिव्यक्ति करती है, और मैं आपको बताता हूं, कोई भी मानव विश्व में हो, अपनी भाषा से अच्छी अभिव्यक्ति किसी और भाषा में वो कर ही नहीं सकता। और ये बात हमने हमारी नई पीढ़ी को समझानी पड़ेगी कि भाषा कभी बाधक नहीं हो सकती। हम गौरव के साथ अपनी भाषा का उपयोग करें, झिझके नहीं। कई सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने विज्ञान में, अनुसंधान में, व्यापार में पूरी दुनिया में 1, 2, 3 नंबर प्राप्त करें, वो अपनी भाषा में काम कर रहे हैं। उनको कोई नहीं रोक पाया। हमने भी इस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। हमने भी इस आत्मविश्वास के साथ हमारी सभी भाषाओं को साथ में लेकर राज्य भाषा को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। और मैं मानता हूं कि अब समय आ गया है कि देश के युवा इस बात को अपने मन के अंदर बिठा ले कि हम हमारी भाषाओं को छोड़ेंगे नहीं। मैं देश भर के अभिभावकों को भी कहना चाहता हूं, भले आपका बच्चा अंग्रेजी माध्यम में पढ़ता हो, इसके बारे में कभी बाहर थोड़े समय के बाद बात करेंगे। भले आपका बच्चा अंग्रेजी माध्यम में पढ़ता हो, घर में आप उसके साथ अपनी भाषा में बात करने की शुरुआत करिए, वरना वो अपनी जड़ों से कट जाएगा। कोई बाहर की भाषा हमें इस देश की महान संस्कृति, गौरवमय इतिहास से परिचित नहीं करा सकती। कोई बाहर की भाषा हमें आपके बच्चे को, आपकी बेटी को, आपके बेटों को इस देश के वैचारिक पिंड के साथ नहीं जोड़ सकती। केवल और केवल बच्चे की मातृभाषा ही जोड़ सकती है, क्योंकि वहां का स्थानीय इतिहास, वहां का स्थानीय संस्कार और वहां की स्थानीय गौरवप्रद चीजें उसकी मातृभाषा में ही उपलब्ध है। जिस दिन आप बच्चे को अपनी मातृभाषा का ज्ञान से वंचित कर दोगे, वो अपनी जड़ों से कट जाएगा। और जो लोग अपनी जड़ों से कटते हैं वो कभी ऊपर नहीं जाते। ऊपर तो वही जाते हैं जो वही वृक्ष जाता है जो वृक्ष की जड़ें गहरी भी हो, मजबूत भी हो और फैली हो। इसलिए मैं सभी लोगों को कहना चाहता हूं कि हम हमारी बोलचाल की भाषा गौरव के साथ हम स्थानीय भाषा रखें, राजभाषा को रखें, और किसी भी प्रकार के संकोच को हम त्याग दें, लघुता ग्रंथि न रखें। और आगे बढ़ने का समय अब आ गया है। जब हमारा राष्ट्रीय स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था महात्मा गांधी के नेतृत्व में, उस वक्त कई सारे नेताओं ने स्वभाषा के प्रयोग पर बहुत बल दिया था। चाहे महात्मा गांधी हो, पंडित नेहरू हो, राजेंद्र प्रसाद जी हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, के एम मुंशी हो, और विनोबा भावे ने तो पूरा जीवन भारतीय भाषाओं को मजबूत करने में लगा दिया। और देवनागरी का उनका बहुत बड़ा आग्रह था, और गांधी जी ने हमारी राजभाषा को राष्ट्रीयता के साथ भी जोड़ा था। हमारी भाषाओं को गांधी जी ने राष्ट्रीयता के साथ, उन्होंने कहा था, इस देश की चेतना और इस देश की चीती अगर समझनी है तो हमारी भाषाओं के अलावे आप समझ नहीं सकते हो। और मैं मानता हूं कि गांधी जी का वो वाक्य आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 1920 से लेकर 1947 तक था। उन्होंने इसके लिए खुद अखबार निकाले। गुजरात साहित्य परिषद का चुनाव भी गांधी जी लड़े और साहित्य परिषद के अध्यक्ष रहे, और उन्होंने गुजराती शब्दकोश की रचना भी की। इतना बड़ा आंदोलन में व्यस्त रहने वाला व्यक्ति, स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति, मेरी स्वभाषा मजबूत हो इसके लिए कितना समय दिया था, इस पर से हमें समझना चाहिए कि हमारी भाषाओं को, हमारी राजभाषा को, हिंदी को मजबूत करने का कितना महत्व है। मित्रों, राजभाषा विभाग गृह विभाग का एक महत्वपूर्ण अंग है, गृह मंत्रालय का महत्वपूर्ण अंग है। हमने तय किया है राजभाषा विभाग ने कि इस साल हम विशेष रूप से राजभाषा का बढ़ावा करने के लिए, इसको
संरक्षित करने के लिए, संवर्धित करने के लिए, उसको प्रचार और प्रसार के लिए विशेष प्रयास करने वाले हैं। और जितने भी कार्यक्रम होंगे उसमें हमने निर्णय किया है कि आजादी के आंदोलन में राजभाषा और स्थानीय भाषाओं को योगदान की थीम पर 7 के 7 कार्यक्रम हम करने वाले हैं। क्योंकि जब तक ये चीज हमारी नई पीढ़ी नहीं जानेंगी, उनको मालूम नहीं होगा कि आजादी के आंदोलन के सफलता के जो बहुत सारे कारण थे, उसमें से एक स्थानीय भाषा और राजभाषा को महत्व देना था। अभी 10वें खंड का मसौदा प्रस्तावित राष्ट्रपति महोदय को किया गया। वो मसौदे को अंतिम स्वरूप देने के दिन संसदीय राजभाषा समिति की मीटिंग थी। उस वक्त मैंने कुछ विचार रखे थे। मैं मानता हूं कि मैं फिर से इसको दोहराना चाहूं। बहुत विविधताओं से सभर हमारा देश है, ढेर सारे प्रदेश है, ढेर सारे केंद्र शासित प्रदेश है। सबका अपना अपना गौरवपूर्ण इतिहास है और सब इतिहास अलग अलग भाषाओं में, स्थानीय भाषाओं में समला हुआ पड़ा है। उड़ीसा का भी एक इतिहास है। अभी मुझे हमारे उपाध्यक्ष महोदय मिले थे, उन्होंने हिंदी में पूरे उड़ीसा के इतिहास का अनुवाद कर उपलब्ध कराया है। तो मैंने तो सुझाव किया था, उन्होंने सबसे पहले महाताब जी ने उसका पालना भी कर दिया है। मेरा सभी देश के लोगों से निवेदन है, इसमें सरकार भी अपना योगदान जरूर देगी, काम भी करेगी। देश के हर प्रदेश का जो इतिहास स्थानीय भाषा में है, उसका अनुवाद और भावानुवाद दोनों राजभाषा में होना चाहिए, जिससे एक राज्य नहीं, पूरा देश इस इतिहास को पढ़ सके। जो संग्राम महाराष्ट्र के अंदर शिवाजी के नेतृत्व में, शिवाजी महाराज के नेतृत्व में स्वराज के लिए हुआ, जो संग्राम गुजरात के अंदर हुआ, वो सारी चीजें जानने का देश के हर बच्चे को हक है। और वो तभी जान सकता है जब इसका राजभाषा में अनुवाद हो। और इसीलिए गुरुदेव टैगोर ने कहा था कि भारतीय संस्कृति एक विकसित शतदल कमल की तरह है, जिसकी प्रत्येक पंखुड़ी हमारी प्रादेशिक भाषा है और कमल हमारी राजभाषा है। कितनी सुंदर तरीके से उन्होंने हमारी विविधता को एक अलंकृत भाषा में हमारे सामने रखने का प्रयास किया है। भारतीय भाषाओं में जो पत्रकारिता हुई पूरे आजादी के आंदोलन तक, 1857 से लेकर 1947 तक भारतीय भाषाओं में हुई पत्रकारिता, राजभाषा में हुई पत्रकारिता का भी बहुत बड़ा योगदान है। हम उसका भी संकलन करने वाले हैं। और कई सारे संग्रामों का इतिहास, छोटे छोटे संग्राम जो देश भर में सालों तक हुए, 100 साल में, वो सभी का इतिहास स्थानीय भाषाओं में है। उसका भी अनुवाद हम करने वाले हैं। मित्रों, कई लोग अलग अलग तरह से इस प्रकार का प्रचार करते हैं कि हमारी स्वभाषा और राजभाषा वो व्यक्तित्व के बढ़ावे के लिए बाधक बन सकती हैं। मैं अभी भी कहता हूं, मातृभाषा से ज्यादा अच्छा माध्यम ज्ञान की अभिव्यक्ति का कोई हो ही नहीं सकता। और जब ज्ञान आपके पास है, अभिव्यक्ति आप जिस भाषा में सोचते हो वही भाषा में आप करते हो, तो इससे अच्छा समझाने का कोई माध्यम हो ही नहीं सकता। और मैं आज भी कहता हूं कि पुरुषोत्तम दास टंडन हो या महात्मा गांधी, इसीलिए उन्होंने प्राथमिक शिक्षा में स्वभाषा में हो
इस पर बहुत बड़ा बल दिया था, क्योंकि वो जानते थे कि बच्चा जो घर में भाषा बोली जाता ही है वही भाषा से सोचता है। इसकी सोचने की प्रक्रिया, सुनने की प्रक्रिया, ग्रहण करने की प्रक्रिया वही भाषा में होता है। और जब ये अभिव्यक्ति करता है तब उसके दिमाग पर बोझ नहीं पड़ना चाहिए कि अपनी भाषा से दूसरी भाषा में वो अभिव्यक्ति को, वो उसका अनुवाद दिमाग में करे। तो साहजिक हो जाती है, स्वाभाविक हो जाती है अभिव्यक्ति जब अपनी भाषा में होती है। अभी बहुत लंबे समय के बाद नई शिक्षा नीति लेकर देश के प्रधानमंत्री आए हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने नई शिक्षा में स्थानीय भाषा और राजभाषा के लिए विशेष महत्व देने का काम किया है, उसको समाहित किया है, बहुत महत्व दिया है। ग्रेड 5 तक की शिक्षा को घर की भाषा, मातृभाषा में हो, इसका आग्रह रखा गया है। भारतीय भाषा को पढ़ने के लिए और सीखने के लिए हर स्कूल स्तर पर, उच्च शिक्षा के स्तर पर भी एकीकृत करने की बात करी। और जो तकनीकी कोर्स है, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसमें 5 भाषाओं में अभी 8 राज्य के 14 कॉलेज पढ़ाना शुरू करेंगे, जिसमें हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी और बांग्ला में इसकी शिक्षा देने की शुरुआत करेंगे। उसके लिए उच्च स्तर की एक कमेटी भी बनाई गई है जो पूरे अभ्यासक्रम का अनुवाद भी करेंगे और भारतीय भाषाओं के संरक्षण और विकास के लिए भारतीय अनुवाद और व्याख्या संस्थान की स्थापना भी करने की योजना नई शिक्षा नीति में रखी गई है, जो मुझे लगता है कि हमारी भाषाओं को एक लंबे समय तक बल देगी। ई पाठ्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में भी तैयार कर रहे हैं, जैसे ऑनलाइन पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो भी स्वभाषा में, राजभाषा में पढ़ सके। ढेर सारी चीजों को मैंने तो कुछ ही बताई है, नई शिक्षा नीति में प्रधानमंत्री जी ने समाहित कर कर हमारे आंदोलन को गति देने का, बल देने का बहुत बड़ा प्रयोग किया है। और एक जमाना था जब भारत के नेता विदेश में जाते थे तो वहां जो बोलते थे वो शायद ही देश समझ पाता था, मगर सबसे पहले अटल जी ने शुरुआत की और नरेंद्र मोदी जी ने उसको एक रवायत बना दिया है कि जहां भी जाएंगे, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाएंगे, हम अपना वक्तव्य भारतीय भाषा में ही देंगे, राजभाषा में ही देंगे। इससे बहुत बड़ा फर्क राजभाषा के गौरव को प्रस्थापित होने में हुआ। ढेर सारे लोगों के मन में जो संकोच था, लघुता ग्रंथि थी, उसका निवारण हुआ। मैं आपको कहता हूं, गृह विभाग में अब अन्य भाषा में फाइल भेजना में संकोच होने लगा है। सोच का परिवर्तन होता है तो कैसे होता है? पहले हिंदी भाषा में फाइलें नहीं आती थी, अब अन्य भाषा में फाइल भेजने में भी संकोच होता है। अरे बहुत जल्दी थी, टाइपिस्ट नहीं था, वगैरह 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 कर कर भेजते हैं। तो परिवर्तन जब होता है तब मानस परिवर्तन भी होता है, और हमारा दायित्व है कि जनमानस का परिवर्तन करना हमारी जिम्मेदारी है। जनमानस का परिवर्तन, मैं एक बहुत सरल उदाहरण देना चाहता हूं। मित्रों, देश भर में जब कोरोना का आफत आई, कोई अकेले हमारे देश में नहीं थी, दुनिया भर में आई थी, चाहे पहली लहर हो चाहे दूसरी लहर हो। आंकड़े बताते हैं कि भारत ने यह लड़ाई बहुत अच्छे तरीके से लड़ी है। कोई मुझे पूछेगा कि लड़ाई में हम सफल क्यों होंगे, तो मेरा एक सीधा साधा एनालिसिस है कि दुनिया भर के देश ये लड़ाई को इस तरह से लड़े कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई सरकारें लड़ी, मगर भारत इस लड़ाई इस तरह से लड़ा कि कोरोना के खिलाफ भारत सरकार, राज्य सरकार और 130 करोड़ की जनता एकमुश्त एकजुट होकर लड़ी। इसलिए हम विजयी हैं, कम से कम क्षति के साथ इसमें से बाहर निकले। और ऐसा क्यों हुआ कि मोदी जी ने लगभग
अलग अलग मुख्यमंत्रियों के साथ, राज्यपालों के साथ, व्यापारी मंडलों के साथ, डॉक्टरों के साथ और देश की जनता को संबोधित करने के 35 से ज्यादा प्रयास किए और सभी के सभी राजभाषा में करे तो इसका नीचे तक पहुंचना सुनिश्चित होगा। और इसके कारण देश भर में कोरोना के खिलाफ लड़ने का एक वातावरण बना, जनता एकजुट हुई और आज हम कह सकते हैं कि कोरोना के प्रकोप से हम धीरे धीरे बाहर आने की दिशा में आगे बढ़ रहा है देश। मित्रों, अपनी भाषा का महत्व जो नहीं समझता उसको इतिहास में जब लिखा जाता है तब बहुत बड़ा कीमत चुकाना पड़ता है। और मैं चाहता हूं कि हम सब इस बात को समझें, हमारी भाषा के महत्व को समझें, राजभाषा के महत्व को समझें और हमारी भाषा ही हमारे देश को गौरव दिला सकती है, ये वास्तविकता को समझें। आज हिंदी दिन है, ढेर सारे सरकार के अनेक विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, सचिव सभी ने राजभाषा को बढ़ावा देने के लिए बहुत अच्छा काम किया है। एक चयन समिति ने आपको चयनित भी किया है, पुरस्कृत भी किया है। पुरस्कार देते हम हैं, मगर पुरस्कार पर अधिकार आपका होता है, क्योंकि आपकी कृति ही आपको पुरस्कार तक ले जाती है। तो मैं मन से सभी लोगों को बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं कि आपने राजभाषा के प्रचार प्रसार के लिए बहुत अच्छा काम किया है और दुनिया भर में फैले हुए, देश भर में फैले हुए हिंदी भाषियों को और अपनी भाषा पर गौरव करने वाले, स्थानीय भाषा पर गौरव करने वाले सभी लोगों को हिंदी दिन की शुभकामनाएं देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.